जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकैट की 2023 की रिक्वायरमेंट के बारे में इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल अपकैट की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस रिक्वायरमेंट को कैसे फिल करना है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट आई है और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वो हम सब जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी अपकैट का फॉर्म होता है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है, भारतीय वायुसेना के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 1/6/2023 को, यानी कि इसका फॉर्म निकल चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो हमारे पास 30/6/2023 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। यानी आपको इससे पहले पहले अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप इससे पहले भर सकते हो। तो जो इसकी फीस रहती है वो सभी के लिए जो हमारे पास होते हैं वो 250 रुपये रहती है, 250 रुपीज रहने वाली है। तो जो एनसीसी है उनके लिए कोई फीस नहीं होती है, पेमेंट हमारी यहाँ पे ऑनलाइन होती है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली जो इसकी हमारे पास आपको दो ब्रांच देखने को मिल जाती है, एक होती है हमारे पास फ्लाइंग ब्रांच और एक हमारी होती है ऑन लैंड ब्रांच, यानी कि जो हमारी जमीन पे काम करती है एयरफोर्स के अंडर में। तो फ्लाइंग ब्रांच में हमारी एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 20 से 24। और जो हमारे अदर पोस्ट हैं फ्लाइंग ब्रांच से, उसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो है 20 से 26 साल। तो अब हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी जान लेते हैं इसके थोड़ा सा क्या है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद फिर आपका एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है फाइनल लिस्ट में। तो अब की बार जो टोटल सीट्स आई है वो 270 सीट्स आई है। और किस किस के अंदर कौन कौन सी सीट्स आई है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एफकैट के अंदर फ्लाइंग की सीट्स आई है, यानी कि जो हमारे पास फ्लाइंग ब्रांच की या फिर डिपार्टमेंट की आई है, उसमें जो मेल की है वो 5 सीट्स हैं और फीमेल की 6 सीट्स हैं। यानी कि टोटल हमारे पास 11 सीट्स आई है हमारे फ्लाइंग के अंदर। और जो ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल्स के, उसके अंदर भी हमारे पास 98 तो मेल की आई है और 11 फीमेल की आई है एईएल के अंडर। और जो हमारे पास एईएम के अंडर है वो 38 हमारे पास मेल की आई है और 4 फीमेल की। यानी कि एईएल के अंडर हमारे पास 109 पोस्ट है एंड एईएम के अंडर हमारे पास 42 पोस्ट हैं। बाकी हमारे जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी होती हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूएस ब्रांच है, एडमिन है, एलजीएस है और अकाउंट्स के हैं, उनके अंदर भी वेरियस अलग अलग ब्रांचेस हैं। मेल्स और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यूएस ब्रांच के अंदर 15 हैं और मेल के लिए और फीमेल के लिए हमारे पास 2 हैं, यानी कि टोटल 17। ऐसे ही एडमिन के लिए 45 और 5 50 और एलजीएस के लिए 17 और 2 यानी कि 19। और अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 8 और 2 पोस्ट है, यानी कि 8 और 2 और 10 हो गए। जो हमारे पास उसके बाद हमारे आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्टाफ, यानी कि जो ग्राउंड पे ड्यूटी करेंगे और नॉन टेक्निकल होते हैं। तो उनकी एजुकेशन के लिए जो हमारे पास आया है कि जो एजुकेट करेंगे, तो 7 पोस्ट हमारी आई है और मेल के लिए और 2 पोस्ट आई है हमारी फीमेल्स के लिए, टोटल 9। और जो मेटेरियोलॉजी एंट्री के लिए आई है हमारे पास, उसके लिए आई है हमारे पास 7 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए, यानी कि टोटल 9 पोस्ट आई है। बाकी जो एनसीसी के स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ्लाइंग के लिए 10% जो सीट्स हैं वो सीडीएस ई वैकेंसीज के पीसी के अंडर और 10% सीट्स जो है वो एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी के लिए यहाँ पे आई है। उसके बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फ्लाइंग में जाना चाहते हो तो कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपकी 10+2 में हमारे पास फिजिक्स और मैथ नेसेसरी है। तो उसमें आप बीई भी कर सकते हो या फिर बीटेक कोर्स भी आपके पास हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्राउंड ड्यूटी के अंदर। तो ग्राउंड ड्यूटी के अंदर हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहले है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ब्रांच के होते हैं, और दूसरे हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही मैकेनिकल ब्रांच के जो होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के, दूसरे हमारे पास मैकेनिकल ब्रांच के। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसमें 12th पास नेसेसरी मांगा गया है 60% से, और फिजिक्स और मैथ आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए, प्लस 4 साल की आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और या डिग्री हो इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में आपके पास जो होती है डिग्री हो सकती है। वहीं पे हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में जो मांगा गया है वो है 12th पास 60% वही मिनिमम मार्क्स के साथ, और फिजिक्स और मैथ 4 साल की वही इंजीनियरिंग
टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी की नॉन टेक्निकल स्टाफ्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास सिर्फ कोई बैचलर डिग्री चल जाएगी, जो कि फिजिक्स की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सॉरी, जो बैचलर्स की में 60% मार्क्स जो है नेसेसरी आपके होने चाहिए। और फिजिकल एलिजिबिलिटी देखें तो हाइट हमारी मांगी गई है मेल्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर नॉर्मली जो हमारे पास है। बाकी अकाउंट के लिए बैचलर्स होनी चाहिए हमारे पास कॉमर्स में, ये अकाउंट्स के लिए वही 60% हमारे पास मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर भी फिजिकल जो हमारी मांगे गई है वो 150 सेंटीमीटर मांगे गए हैं, 152 फीमेल्स के लिए मांगे गए हैं। बाकी हमारे बात करते हैं तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, उसमें फ्लाइंग में एनसीसी एयर विंग्स डिवीजन में सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी इसके अंदर रहेगा, यानी कि आपके पास जो सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का वो आपके पास होना चाहिए, और जो बाकी एलिजिबिलिटी है वो फ्लाइंग ब्रांच के अकॉर्डिंग होती है। तो जो अब लास्ट हमारे पास बचता है मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि वो डिटेल्स जो हमारे है नोटिफिकेशन में रहेगी, जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर रहेगी, वो भी मैं आपके आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हमने बात कर ली कि कैसे कैसे हमारे पास कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्ट के अंदर है, क्या हमारी एज लिमिट रहने वाली है, और कितनी फीस है हमारे पास, और डेट्स इंपॉर्टेंट क्या है, और एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है। अब बात करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से आने वाले हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है हमारे पास यहाँ पे। और दूसरा जो हमारे पास ईकेटी का आता है वो मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे जो होते हैं अलग अलग उसके, तो उसका 45 मिनट का हमारे पास टाइम रहता है, और 50 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर होते हैं और 150 नंबर के। वही हमारे पास जो पड़ जाता है 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इसके अंदर रहता है। तो उसके बाद हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑफिशियल पैटर्न जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आया है वो कैसे है। तो हमारे पास ये इसका ऑफिशियल नोटिस आया है भारतीय वायुसेना का। तो इसके अंदर जो मैंने आपको सब डिस्कस किया कि कैसे कैसे फ्लाइंग ब्रांच की रहने वाली है, और कहाँ कहाँ पे किस किस की है, तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, मेंस के लिए कितनी एज लिमिट है, फीमेल्स के लिए कितनी है, और हमारे पास जो रैंकर फ्लाइंग ऑफिसर्स के हैं उनको कितनी पे मिलेगी। बेसिकली जो यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर्स को यहाँ पे दिखाई गई है, तो वो दिखाई गई है 56,100 रुपीज टू 1,77,500, जो ये हमारे पास लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। और बेसिकली बाकी हमारे पास जो अलग अलग है मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी और ही बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता रहूंगा आपको, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।